नमस्कार। जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, 3-4 साल पहले मुझे एक किताब मिली थी, परसेपोलिस, हिंदी में। इसकी लेखिका मारजान सतरापी। तब तक मैं इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता था। मैंने देखा कि ये एक ग्राफिक्स नॉवेल है। ग्राफिक्स नॉवेल के बारे में मेरी जानकारी ज्यादा नहीं है। मैं कॉमिक्स तो पढ़ा करता था बचपन में, और शायद मोटी राय यही थी कि ग्राफिक्स नॉवेल एक ऐसी ही हल्की फुल्की चीज होंगे। और इस उपन्यास को, जो मूलतः फ्रेंच में लिखा गया, फिर अंग्रेजी में अनुदित हुआ, और फिर ये बात 2002, 3, 4 के आसपास की है। और 2021 में वाणी प्रकाशन ने इसको हिंदी में प्रकाशित किया। इसका अनुवाद किया था, जो बहुत अच्छा अनुवाद है, इसलिए मुझे खास तौर पे उल्लेख करने की इच्छा हो रही है, वरिष्ठ पत्रकार निधीश त्यागी ने। तो ये अनुवाद जब मुझे मिला, ये किताब जब मुझे मिली, तो मैंने इसको किनारे रख दिया, क्योंकि ग्राफिक्स नॉवेल को पता नहीं क्यों एक धारणा थी कि मुझे लगा कि गंभीर चीज नहीं है। लेकिन 2-3 साल पहले अचानक, जब ईरान में लड़कियों का प्रदर्शन जारी था, मैंने एक खबर पढ़ी कि मारजान सतरापी, जो परसेपोलिस की लेखिका हैं, इन्होंने भी उस प्रदर्शन में हिस्सा लिया, उसका समर्थन किया। पेरिस में इसके खिलाफ जुलूस निकाला। बल्कि इन्होंने फ्रांस में एक सम्मान लेने से भी इनकार कर दिया, क्योंकि इनका मानना था कि फ्रांस की सरकार ईरान के लोगों के प्रति एक पूर्वग्रह भरा दृष्टिकोण रखती है, ईरान के प्रति ऐसा दृष्टिकोण रखती है। तो मैं थोड़ा विस्मित हुआ। तब मैंने ये ग्राफिक्स नॉवेल निकाला, और जब मैंने इसको पढ़ना शुरू किया तो मैं हैरान रह गया। ये कोई किस्सा कहानी जैसी चीज नहीं थी। ये वाकई बहुत गंभीर, बहुत संक्षिप्त, मतलब बड़े जीवंत ब्योरों के साथ लिखा गया एक आत्मकथात्मक ग्राफिक्स उपन्यास था, जिसको पढ़ते हुए कई विडंबनाएं एक साथ समझ में आती थी। एक तो मैं बता दूं कि मारजान सतरापी की ये अपनी कहानी थी, और इसमें जो किरदार का नाम उन्होंने थोड़ा छोटा कर दिया है, मार्जी उसका नाम है। मार्जी 1980 में, यानी वो 10 साल की है, जब ईरान में इस्लामी रिवॉल्यूशन लगभग पूरा हो रहा था, और उसके पहले शाह के खिलाफ जो आंदोलन चल रहे थे, उसकी स्मृति इस किताब में दर्ज है। ये बताती है कि ईरान के लोगों ने कितना लंबा संघर्ष किया, किस तरह की यातनाएं झेली शाह की जेलों में, इसके अपने नाना, इसके बाकी दोस्तों के पिता, और उस संघर्ष की ढेर सारी कहानियां, शहादत के प्रति ईरानियों का जो जज्बा है। इन दिनों ईरान ने असल में बहुत बड़ी प्रतिभाएं पैदा की हैं, साहित्य में भी, सिनेमा में भी, और उनमें बच्चों की बड़ी कमाल की भूमिका रही है। यानी उनके केंद्रीय चरित्र कई बार बच्चे होते हैं। कियारोस्तामी की फिल्में देखिए, या माजिद मजीदी की फिल्में देखिए, उन सब में आपको लगेगा कि अरे, व्हाइट बैलून मैंने पिछले दिनों देखी, एक छोटी सी बच्ची की कहानी, और इसी तरह और भी फिल्में याद आएंगी आपको। लेकिन अभी मैं उन फिल्मों पे नहीं, इस किताब पे बात कर रहा हूं, परसेपोलिस पे। व्हाइट बैलून की याद मुझे इसलिए आई कि जब मैं उसकी 7 साल की बच्ची को देख रहा था फिल्म में बोलते, तो मुझे सतरापी की याद आ रही थी, मार्जी की याद आ रही थी। मार्जी बहुत खुले माहौल में पली, और दुनिया भर का साहित्य उसने पढ़ा। यानी वो कम्युनिस्ट लिटरेचर से बेहतर प्रभावित है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जानती है, उसको भी उसने कॉमिक्स बुक्स में पढ़ा है। हालांकि मार्क्स को, लेनिन को, बाकुनिन को, सबको जानती है, महात्मा गांधी तक को जानती है। बल्कि महात्मा गांधी का बहुत सम्मान के साथ इस उपन्यास में उल्लेख है। वो बताते हैं कि हिंदू मुसलमान दोनों को एक करके महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, अंग्रेज उनको तोड़ नहीं सके। शाह के खिलाफ लड़ाई में महात्मा गांधी की प्रेरणा का ख्याल
मार्जी को आता है। तो अचानक हम पाते हैं कि हम एक ऐसी किताब के साथ हैं। हाँ, ये गांधी को लेकर देखिए, अगर आप देख पाए तो मैं बहुत अच्छा कैमरा पर्सन नहीं हूं, गांधी की तस्वीर बना रखी है और तस्वीर के साथ लिखा हुआ है, जैसे भारत में गांधी भी इसकी व्याख्या करते हुए कह रहे थे, यह जरूरी है कि हिंदू और मुसलमान शांति से एक होकर अहिंसक तरीके से अंग्रेजों को हराएं। वो कमाल अतातुर्क को भी याद करती है कि धर्मनिरपेक्षता जो है उसका कितना बड़ा मूल्य थी और कैसे रजा को अंग्रेजों ने वहां शासक बनवाया, वो इतिहास भी इसमें दर्ज है। और रजा के खिलाफ जो लोग लड़ रहे थे उसकी लड़ाई की भी बड़ी मार्मिक याद है। लेकिन असली विडंबना ये है कि जब ये क्रांति होती है, अचानक मार्जी पाती है। अच्छा, उसके पहले एक बात और बता दूं, मैं क्रांति पे लौटूंगा। मार्जी शुरू में पैगंबर बनना चाहती है और वो जहां भी स्कूल में उससे पूछा जाता है कि तुम बड़े होकर क्या बनोगी, वो कहती मैं पैगंबर बनूंगी। ये बात उसके दिमाग में है कि अल्लाह ने जो रखा है, सब कुछ दिया है उसको, उसका पैगाम उसको आगे ले जाना है और उसको लगता है सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है। धीरे धीरे ये धारणा जो बदलती होगी, बाद के दिनों में बदलती होगी। लेकिन मैं क्रांति के सवाल पे लौट रहा था। तो क्रांति के बाद अचानक ये लोग पाते हैं कि ये तो इस्लामी क्रांति नए सिरे से खड़ी हो गई और अब वहां के लोग ये दावा कर रहे हैं कि 99% लोगों ने इस्लामी क्रांति के पक्ष में वोट दिया है। इस्लामी क्रांति का मतलब क्या होता है, ये सबसे ज्यादा औरतें भुगत रही हैं। उनको अकेले निकलने की, अपना मुंह खुला रखने की मनाही है। वो उनकी माँ कार से निकलती है कहीं, मार्जी की, उसको अपमानित किया जाता है। वो अलग अलग प्रगतिशील औरतों का एक अलग छवि बनाई जाती है और पारंपरिक औरतों की अलग छवि। धीरे धीरे विश्वविद्यालय तक बंद किए जाते हैं। तेहरान विश्वविद्यालय एक समय का बड़ा मशहूर और चर्चित विश्वविद्यालय था। तो ईरान के विश्वविद्यालय, ये जो नए हुक्मरान हैं वो बंद कर रहे हैं कि जो पूरी पढ़ाई लिखाई है पश्चिमी ढंग की है, साम्राज्यवादी ढंग की है, इसको बंद करना चाहिए, इससे नौजवानों के दिमाग खराब होते हैं। धीरे धीरे ईरान में बंदिशें बढ़ती जाती हैं, खुले उदार परिवारों का वहां रहना असंभव होता जाता है और एक समय ऐसा आता है जब अंततः मार्जी को वहां से निकलना पड़ता है। वो पढ़ाई के लिए वियना आती है। यहां एक नया संकट है जो सांस्कृतिक संकट है। अचानक वो ईरान के पारंपरिक परिवेश से, अपनी सारी उदारता के बावजूद, अपने सारे पढ़े लिखे होने के बावजूद, जो खुलापन वो यूरोप में पाती है उससे हैरान रह जाती है। उसकी दोस्त जूली, उसका एक दोस्त मोमो जो पहली बार उसको चूमता है, उसके साथ रहने वाले होमोसेक्सुअल जोड़े, सब धीरे धीरे उसको हैरान करते चले जाते हैं। वो उसकी आदी भी होती जाती है। जिंदगी बहुत कड़े इम्तिहान लेती है। वो ड्रग्स डीलर बन जाती है। उसका एक आशिक भी होता है जो बाद में पता चलता है कि उसको धोखा दे रहा है। फिर वो उससे पीछा छुड़ाती है, उसको भगाती है। तो ये उपन्यास जो है, जो ग्राफिक्स उपन्यास है, बहुत कम ब्यूरो में, बहुत करीने से ईरान की जो संघर्ष कथा है, इस्लामी क्रांति के पहले के दिनों की भी और उसके बाद के दिनों की भी, दोनों तरह की यातनाओं को सामने रखता है। और पश्चिम और पूरब के बीच जो सांस्कृतिक टकराव है, ऐसा नहीं कि वो उस पश्चिम को बहुत सराह रही है। वहां भी जब वो देखती है कि उसका प्रेमी मार्कुस उसका नाम है, मार्कुस जब उसके पास पहुंचती है, अचानक वो किसी और लड़की के साथ बेड में मिलता है, तो उसके दिमाग में पहली बात यही आती है कि ये तो जो है अमेरिकी फिल्मों का जो जाना पहचाना डायलॉग है, फिर वही दोहराया जाएगा कि मैं तुमको सारी बात बताता हूं।
समझने की कोशिश करो और बड़े ब्यौरे से कैसे वो किशोर से युवा हो रही है, कैसे उसके शरीर में बदलाव आ रहा है, कैसे उसकी इच्छाओं में बदलाव आ रहा है। इन सबको देखते हुए वियना के अपने अकेलेपन को, फिर वो लौटती भी है ईरान, वहां उसकी शादी भी होती है, 94 की बात है, लेकिन वहां रहना संभव नहीं है। अंततः वो फ्रांस आती है, 96 में उसकी मां की मृत्यु होती है। यहां तक का उल्लेख शायद इसमें है, मैंने काफी पहले इसको देखा था, लेकिन ये कुल मिला के ये ग्राफिक्स नॉवेल जिसको मैंने बहुत दिन तक ये मान के छोड़े रखा था कि अब इसको क्या पढ़ें तो किशोरोपयोगी कोई चीज होगी, लेकिन ये गंभीर संजीदा किताब है और दुनिया भर में इसकी कई साल पहले का आंकड़ा है 20 लाख से ज्यादा कॉपियां बिक चुकी हैं, शायद अब और ज्यादा हो गई होंगी। जबकि लेखिका ने जब इसको लिखा था, कहीं किसी इंटरव्यू में उसने कहा था, सतरापी ने, कि मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये बिकेगा। मैंने तो सोचा था कि इसकी 50 फोटो कॉपियां करा के, इसकी 50 छाया प्रतियां निकाल के मैं इसको अपने दोस्तों को पढ़ने दूंगी। अब ये सवाल है कि एक लेखिका जो अपने ग्राफिक्स नॉवेल को लेकर इतनी अनाश्वस्त है, वो किताब इतनी चर्चित क्यों होती है उसकी? मैं इस सवाल का जवाब तत्काल नहीं दे सकता हूं, लेकिन जो वजह मुझे समझ में आती है, एक तो ये कि इस किताब में बहुत ईमानदार और सजीव वर्णन है ईरान की क्रांति का। उसको जबरन रोमानी बनाने की भी कोशिश नहीं की गई है। शाह के दिनों जब संघर्ष चल रहा है तो वहां वो फर्जी शहीदों को भी देखती है, ऐसे लोगों को अस्पताल से शव निकल रहे हैं शाह की के सिपाहियों द्वारा मारे गए लोगों के। अचानक वो देखती है कि एक महिला जिसका पति जो है कैंसर से मरा है, वो भी उसको शहीद का दर्जा देने पे तुली है और वो भी शाह विरोधी नारे लगा रही है। तो वो पाती है कि ऐसे लोग भी भरे पड़े हैं जो क्रांति के नाम पे तमाशा कर रहे हैं या क्रांति के फायदे लूटने की कोशिश में हैं। यहाँ एक बात मैं भूल गया बताना, अनूश जो उसके चाचा की कहानी। हाँ, इस पूरी कहानी में शुरू के हिस्से में मार्जी को अफसोस दिखाई पड़ता है कि उसके पापा वैसे क्रांतिकारी नहीं है, हालांकि बहुत खुला माहौल है। वो अपने बागीचे में क्रांति का खेल करती रहती है और उसके माँ पापा बाहर विरोध प्रदर्शनों में शरीक होते हैं। इसके बावजूद उसको लगता है कि पापा तो जेल नहीं गए, पापा को तो कोड़े नहीं पड़े, पापा की पीठ पे तो स्त्री नहीं चली। जो यातनाएं वो जानती है कि दूसरों को दी गई, उससे उसके परिवार के लोग वंचित रहे, ये उसको लगता है कि ये क्रांति के साथ एक तरह की अनुदारता या उससे पीछे हटना था। उसके चाचा अनूश हैं जिन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी, लंबे अरसे तक जेल में रहे, वहां से निकल के आए। चाचा से उसकी खूब पटती है, चाचा उसको अपने बारे में बताते हैं। लेकिन विडंबना यही है कि जिस जन क्रांति की, जिस जनता के शासन की ये कल्पना कर रहे थे, वहां एक इस्लामी शासन चलाया है जिसने अंततः अनूश को भी अपना शिकार बना लिया है। ये पूरी किताब पढ़ते पढ़ते मुझे अपने यहाँ की बढ़ती कठमुल अपने यहाँ के बढ़ते कठमुल्लेपन की ओर ध्यान जा रहा था। क्या ईरान में ठीक है कि हम तमाम तरह की अतियों के खिलाफ हमें होना चाहिए। शाह के दौर का जो खुलापन था वो अंग्रेजों और अमेरिकियों का थोपा हुआ खुलापन था। कैसे वो बोलती है कि शाह जब भागने को मजबूर हुआ, और शाह भी जन क्रांति की बात करके आया था, जब वो भागने को मजबूर हुआ तो जिमी कार्टर ने उसको अपने यहां शरण देने से इनकार किया, फिर अनवर सादात ने शायद उसको शरण दी। तो ये सारी कहानियां इतिहास के आईने से छनती हुई, यथार्थ को प्रामाणिक ढंग से रखती हुई, बहुत संक्षिप्त ब्योरों में, बेकार के ब्योरे इसमें नहीं है बिल्कुल, और उसके बाद एक पूरे यथार्थ को सामने रखती हुई ये किताब है। शायद यही इसकी लोकप्रियता का राज है और यही
आज मैं ये सारी बात बताते हुए सबसे अंत में आपको ये बता रहा हूं कि 4 जून को ये किताब मैंने उठाई असल में इसीलिए कि मारजान सतरापी का इसी 4 जून को निधन हो गया। तो ये एक बड़ी लेखिका को, हालांकि बाद में भी उन्होंने ग्राफिक्स नॉवेल लिखे थे, लेकिन वो इतने चर्चित नहीं हुए। लेकिन तब भी एक किताब ने एक बड़ी लेखिका दुनिया के सामने खड़ी कर दी। आज वो लेखिका, कहते हैं उसके परिवार वालों ने इसके मृत्यु के बारे में कहा कि वो अपनी उदासी की वजह से मरी। उसकी मौत की वजहों में एक उदासी भी थी। तो उस उदास विदा होती लेखिका को, विदा हो चुकी लेखिका को हमारी अंतिम या अनंतिम श्रद्धांजलि। शुक्रिया।